राम राम दोस्तों, गिलवान जी के स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैंने चैनल बनाया है ये हरियाणा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनवाया है। हरियाणा के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा और हरियाणा के एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड ही यहाँ पर तैयारी करवाऊँगा। जो जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे हरियाणा जीके के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 26 जनवरी थी और 26 जनवरी को इंडिया में रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। हालांकि ये 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन करने का रीज़न क्या था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था उस समय पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी को। तो यही रीज़न था कि भारत का संविधान 26 नवंबर को लागू न करने की बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ये तो हो गई गणतंत्र दिवस की हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का सिटीजन होना चाहिए और जो उनकी एज है वो 35 होनी चाहिए, उनकी उम्र 35 होनी चाहिए और वो किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। और एक बात क्या आती है कि उनके पास मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य के पास होता है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अब बारी आती है कि अब हम इनसे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 52 आर्टिकल हमें बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें बताता है कि जो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर जो इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है दोस्तों वो है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 क्या बताता है? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। अच्छा, फिर है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 है इनके टेन्योर से रिलेटेड कि इनका जो शासनकाल है, कार्यकाल है, वो कितने वर्ष तक होगा। वो होगा दोस्तों 5 वर्ष तक। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इनका कार्यकाल है वो तो 5 वर्ष तक होगा, लेकिन एक ही राष्ट्रपति अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत जाता है तो वो कितनी ही बार लगातार बन सकता है। ऐसी कोई भी नहीं है कि एक राष्ट्रपति एक ही बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है। तो एक जो राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार बन सकता है, लेकिन जो एक उसकी टर्म होगी, कार्यकाल होगा, उसका 5 साल का होगा। और इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका जो इलेक्शन करवाया जाता है। अब बारी आती है दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 की, जो बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हटाना। ये होगा आर्टिकल नंबर 61। फिर है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर देता है। इसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर, यानी कि समाधान की शक्ति। सपोज कीजिए कोई भी क्रिमिनल है, उसको अगर फांसी की सज़ा हुई है या फिर आजीवन कारावास दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू ये पावर होती है कि वो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं और जिसको आजीवन कारावास दिया गया है उस सज़ा को वो कम करवा सकते हैं, 14 साल करवा सकते हैं, 20 साल करवा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 72 उनको समाधान की शक्ति देता है। दोस्तों, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 123। ये होता है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, जिसको आप बोलते हो अध्यादेश की शक्ति। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 123। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 143। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है। क्या पावर होती है? इसमें होती है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, सलाह लेने की शक्ति।
हालांकि वो आर्टिकल नंबर 143 उनको पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको मान सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो मत माने, यानी कि वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर दोस्तों उनके पास 3 स्पेशल पावर्स होती हैं। एक होता है दोस्तों, इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 352, जिसमें होता है नेशनल इमरजेंसी। ये अगर कोई भी जैसे अदर कंट्री से वॉर का खतरा हो, या फिर इंडिया के अंदर ही कोई शांति का खतरा उनको लग रहा हो, तो ऐसे केस में नेशनल इमरजेंसी की पावर होती है। आर्टिकल नंबर 352 उनको नेशनल इमरजेंसी की पावर देता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 356। ये 356 है, ये बात करता है राष्ट्रपति शासन की, यानी कि अगर किसी भी राज्य में जो सब कार्य है संविधान के अनुसार करने में वो सरकार विफल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 356 कहता है कि उसका शासन प्रेसिडेंट शासन, यानी कि आर्टिकल 356 वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग जाएगा। फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 360 आता है, जो कि होता है ये वित्तीय आपात से रिलेटेड है दोस्तों। फिर दोस्तों जो बात आती है, जो प्रेसिडेंट है इनके पास जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। और जो भारत के जो पहले नागरिक होते हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति जी ही होते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उनके पद की शपथ उनको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको पद की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किनको देता है, रेजिग्नेशन किनको देता है, वो देता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हम इसी क्वेश्चन में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शपथ जो उनको ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अपना रेजिग्नेशन भी उनको देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनको शपथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है, और जो उनका रेजिग्नेशन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। और अगर टेन्योर के रहते, यानी कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और वो 4 साल या 3.5 साल में ही उनकी डेथ होगी, किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उनका पद है 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। और जो उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उस कंडीशन में वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।